हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विथ रितेश में। और मैं अपने सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार में। तो आज क्या है ना, आज के सेशन में हम लोग जो है, मैं यहाँ बिहार पैरामेडिकल 2022 के जितने भी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। सॉल्व करेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ना तो आपको एग्जाम हॉल में ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो प्रैक्टिस है ना वो हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिलती है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और हमें अंदाज़ा लगता है कि हाँ, हमारे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें क्या क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस बेस पे हम लोग अपने जो वीक पॉइंट्स होते हैं उसको कैच कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आप थोड़ा अटक रहे हैं। आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरा ये पॉइंट वीक है जहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एग्जाम हॉल के लिए। तो हम लोग क्या है ना कि आज से अपने इंग्लिश के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे को डे बाय डे, जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप सबके सामने 2022 का इंग्लिश के जितने क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन है, वो सारे वन बाय वन बताऊंगी। और सारे क्वेश्चन को एक एक डिटेल्स वाइज देखते चलेंगे। जो चीज़ें हमारी जहाँ पे नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो है अ, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन प्लीज एग्री फिल इन द ब्लैंक्स हिम, द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक इज। पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, इसमें हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए फॉर, बी ऑप्शन है बाय, सी है टू एंड डी है विथ। इन चार ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो खाली जगह है यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन होगा, और हमें चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा सही है। अच्छा, यहाँ पे फॉर, सॉरी, फॉर नहीं होगा, बाय नहीं होगा, टू या विथ। ये तो जो दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, टू और विथ, इन्हीं दो ऑप्शन में से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो टू होता है ना, टू का यूज हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि जो निर्जीव चीजें होती हैं, जो निर्जीव वस्तु होती हैं। अगर यहाँ पे होता कि टू टेबल या टू चेयर, मतलब चेयर का मतलब, सॉरी, अगर यहाँ पे चेयर होता या टेबल होता, ये दोनों वर्ड होते हैं, या कोई भी निर्जीव चीजें होती, जो चीजें निर्जीव होती हैं वहां पे हम लोग टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज एग्री हिम मतलब कृपया उसके साथ एग्री हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना विथ का यूज करेंगे। विथ का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के अंतर्गत करते हैं। विथ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लिविंग थिंग्स, मतलब जो सजीव चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो होगा, प्लीज एग्री विथ हिम, कृपया उसके साथ एग्री होइए, सहमत होइए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन? विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन मतलब कि इन चार ऑप्शन में से सिर्फ एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। फर्स्ट है क्लच ऑफ एक्स, सेकंड है ए ब्रश ऑफ पिजन्स, थर्ड है अ गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स एंड फोर्थ है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इन चार ऑप्शन में सिर्फ एक वर्ड, एक ऐसा है ऑप्शन जो कि रॉन्ग एक्सप्रेशन है।
अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है ना, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कौन से नाउन की बात की गई है? यहाँ पे जो बात की गई है कलेक्टिव नाउन की। अगर आपने अपने क्लास में या ग्रामर में पढ़ा होगा नाउन, तो नाउन में आपको पता होगा कि जो नाउन होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। सॉरी 5 होते हैं। नाउन के टाइप्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, सेकंड हो गया कॉमन नाउन, थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हो गया मटेरियल नाउन, फिफ्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हमारे जो नाउन होते हैं, जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस जो सेंटेंस में विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की गई है। कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पे समूह के बारे में बात की जाती है। देखिए अ क्लच ऑफ एग्स, मतलब जहाँ पे ढेर सारे अंडे रखे हों एक समूह में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अ क्लच ऑफ एग्स, मतलब अंडों का समूह, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन है अ ब्रेश ऑफ पिजन्स। अच्छा, ए ब्रेस ऑफ पिजन्स मतलब जहाँ पे कबूतरों का झुंड होता है। हम लोग यहाँ पे कबूतरों का झुंड कह सकते हैं, रैबिट्स खरगोशों का झुंड, डक्स बतख का झुंड, यहाँ पे रैबिट भी हो सकता है, ठीक है, एंड डक्स भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे जो कबूतर एक साथ एक झुंड में होते हैं, एक समूह में होते हैं, उसको हम लोग अब्रेश ऑफ पिजन्स कहते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है अ गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स। जो पिक्चर्स होती हैं उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? हमारी जो फ़ोन होते हैं, फ़ोन में एक गैलरी होती है, ठीक है, हमारी सारी पिक्चर्स वीडियो जो भी होती हैं वो सारी हमारी गैलरी में होती हैं। अच्छा, जो बाहर की फ़ोटो होती हैं, जो ऐसे फ़ोटो होती है नॉर्मल, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? एल्बम में, ताकि वो अच्छे से रहें। तो अ गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स, तो यहाँ पे अ गार्लैंड ना होके यहाँ पे अ गैलरी, यहाँ पे गैलरी या एल्बम होगा, ठीक है। गैलरी ऑफ पिक्चर्स या एल्बम ऑफ पिक्चर्स, यहाँ पे ये होगा। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब जो एक साथ सिपाही होते हैं, वहाँ जो सिपाहियों का झुंड होता है, मतलब फौज की जो एक समूह होता है, उसको हम लोग एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। तो इसमें जो ये 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं ये तीनों सही हैं, और इसमें से जो रॉन्ग एक्सप्रेशन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे अ गार्डन ऑफ पिक्चर्स ना होके यहाँ पे होना चाहिए अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स या अ एल्बम ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। तो हमारे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, ये एक इडियम फ्रेज है, ठीक है। इस इडियम फ्रेज में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से क्या सही होगा ये आपको बताना है। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, इसका मतलब है कि आकस्मिक घटना, मतलब अचानक से कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपको उस हिसाब से लग रहा होगा ना कि यहाँ पे होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सडन शॉक्स। मतलब कोई चीज़ अचानक से जो हो जाती हैं, सडन मीन्स अचानक हो गया, सडन शॉक होना मतलब आकस्मिक घटना जब होती है तो उसको हम लोग सडन शॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड फर्स्ट जो होगा इसका मतलब होगा मूसलाधार बारिश। गुड न्यूज, कोई अच्छी सी खबर। जब हमें कोई अच्छी सी खबर मिलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? गुड न्यूज मिली है, ठीक है। लाइटनिंग, लाइटनिंग प्रकाश, जो उजाला होता है उसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका होगा सडन शॉक्स, आकस्मिक घटना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही कम्स टुमारो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ही कम्स टुमारो, वो कल आता है, ठीक है, वो कल आता है। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसमें 4 हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सेकंड ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस,
एंड थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ ऑप्शन है सिंपल फ्यूचर टेंस। ये चारों टेंस दे रखे हैं और इसमें से हमें जस्टिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। आप लोगों ने अगर टेंस पढ़ा होगा अच्छे से तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट, सेकंड हो गया पास्ट एंड थर्ड हो गया फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं और जो तीनों टेंस होते हैं वो तीनों टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। एक टेंस प्रेजेंट 4 टाइप्स के हो गए, पास्ट भी हमारा 4 टाइप्स से होता है, फ्यूचर भी हमारा। ये तीनों मिला के टोटल कितने टेंस हो गए? 12। तो हमारे 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और एक होता है थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चारों टेंस अलग अलग होते हैं और तीनों टेंस के 4 टेंस होते हैं, तो टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं। और सॉरी, तो यहाँ पे ही कम्स टुमारो, यहाँ पे ये पूछा है कि जो सेंटेंस दे रखा है, कि एग्जाम्पल दे रखा है, ये कौन सा टेंस है। तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, कम्स जो है वो वर्ब की 5th फॉर्म हो गई एंड बाकी जो होता है अदर वर्ड होता है, ठीक है। तो जो ही कम्स टुमारो दे रखा है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप लोग को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन दिस इज अ ग्रेट बुक, दिस इज अ प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। यहाँ पे जो दिस है वो पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो दिस है वो कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव या पर्सनल प्रोनाउन। आपको पता है? आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है कि नहीं? प्रोनाउन नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो जो प्रोनाउन होता है ना, ये जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो टोटल होते हैं 10 टाइप्स के, ठीक। प्रोनाउन हमारे होते हैं 10 टाइप्स के और इसमें ये जो दिस है, तो दिस क्या हो गया, जैसे कि दिस, दैट, यहाँ पे दिस पूछा है ना, तो जो दिस, दैट, ओफो बार बार मिस्टेक हो जा रहा है मेरे से, दोज एंड दीज, ये जो होता है ना ये हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत भी आता है। ये सारी चीजें एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, ठीक है। अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि दिस, दैट, दिस, दोज और दिस ये एडजेक्टिव में भी आता है, प्रोनाउन में। अच्छा, यहाँ प्रोनाउन की बात की गई है तो प्रोनाउन में भी ये किस प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रोनाउन तो हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। अब 10 टाइप्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सब बताइए कि क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। वो कैसे होगा ये भी बताती हूँ। दिस, दैट, दीज, दोज। अगर इन सभी के बाद वर्ब आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर दिस, दैट, दिस, दोज इन सभी के बाद नाउन आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये जो दिस, दैट, दिस, दोज दे रखा है ये सारी चीजें आती हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी रुकिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोनाउन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं 10 टाइप्स के। फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड है
रिलेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड सिक्स्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी मैं साइड हो जा रही हूँ तो आप लोग को दिखेगा। एंड सेवेंथ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एट्थ है इम्फेटिव प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। नाइन्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एंड टेंथ है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। हमारे जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो 10 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ये टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं और आप सब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में यही सब चीज़ें आएंगी और अगर आप लोग की ये सब चीज़ें मजबूत नहीं रहेंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th नंबर, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन अ इंग्लिश। हाउ मैनी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मैनी। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं 8। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आ रही उसके लिए चिंता मत कीजिए, वो मैं सही कर लूँगी। फिलहाल साइड में रख के मैं बताती हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सारी टाइप्स आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में आपके हेल्प मिलेगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन का तो आपको पता चल गया कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे। 7th में क्या पूछ रखा है, हु कैन डू दिस वर्क विल बिकम फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच वर्जन। मतलब जो हु है उसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बनाते हैं तो हु को क्या किया जाएगा, मतलब किस में चेंज कर सकते हैं। आप सब के माइंड में तुरंत ये आ रहा होगा ना कि हु है तो बाई हुम कर देते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, बाई होम नहीं करना है। बाय होम जो होता है वो सिर्फ वॉइस में चेंज होता है। जब हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब वो सब सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे जो हु है उसको हम लोग बाय होम में करते हैं। लेकिन अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन में जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप सब ने बनाया होगा, वहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना उसको हम लोग एज जैसे रहता है वैसे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हु में कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हु की जगह हु ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विजडम विजडम इज अ नाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से पूछा है कि विजडम जो है कौन से नाउन को फॉलो करता है। आपने नाउन पढ़ा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहता है, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा हो, मतलब जिसमें द्रव्य के बारे में बात की गई हो, वहां पे मटेरियल नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जहां जाति के बारे में बात की जाती है वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है।
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति, स्थान या प्रॉपर किसी चीज के बारे में बात की जाती है, वहां पे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या बचा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जहाँ पे फीलिंग्स के बारे में बात की जाए, किसी भाव या किसी चीज के बारे में बात की जाए। जैसे विजडम है, उसकी बुद्धिमानी के बारे में बात की गई है, तो उसकी बुद्धिमानी बस हम लोग सुन सकते हैं ना, छू तो नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे चीजें महसूस की जाए, भाव प्रकट हो, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो विजडम है, तो यहाँ पे क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि इसमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी 3 जो है वो इनकरेक्ट है। आप लोग कैसे अंदाजा लगाएं कि इसमें क्या हो सकती है? आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा? एग्जैगरेट, इसका जो मतलब होता है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। बी ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से सही है, और इसकी जो स्पेलिंग है वो बी नंबर सही है। एग्जैगरेट जिसका मतलब होता है ज्यादा प्रशंसा करना, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण, कोई भी चीज के ज्यादा किसी भी चीज के बारे में ज्यादा प्रशंसा करना, या किसी के बारे में, मतलब कोई भी चीजें होती है ना जो बढ़ा चढ़ा के कहना, किसी की प्रशंसा करनी है, उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैगरेट। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग जो होगी वो बी होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? यहाँ पे भी एक इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है, और उसको हम लोग को चूज करना है। हाइट, लेड, लेड, प्रेस्यू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक स्पेलिंग गलत है। इसमें से यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो हाइट है ना, इसकी HEIGHT, ऊंचाई, मतलब हाइट के बारे में जहाँ बात की जाए वहाँ पे उसकी स्पेलिंग होगी HEIGHT। लीड, लीड क्या होगी? नेतृत्व, कोई भी चीज की नेतृत्व करना, मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना, मैनेज करना। मैनेजमेंट जो चीज हो गई वो लीड होती है, और लीड की ही जो सेकंड फॉर्म है वो लीड है। फर्स्ट फॉर्म ये है लीड, लेड, लेड। ये थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की वो दे रखी है, तो यहाँ पे लीड का ये सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो इसका तो नेतृत्व करना हो गया। प्रेसिसिव, प्रेसिसिव जो कि होता है बोध होना, जानना कोई चीज को या समझना, तो प्रेसिसिव का अर्थ हो गया जानना या समझना, जानना या समझना। लीड नेतृत्व करना, कंट्रोल या मैनेजमेंट। ठीक है, और इसकी जो हाइट है उसकी स्पेलिंग होगी HEIGHT। लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिस इज अ सिनोनिम्स ऑफ स्टूपर। मतलब जो स्टूपर है उसका सिनोनिम्स क्या होगा? स्टूपर जिसको पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूपर मतलब स्टूपिड, मूर्खता के बारे में बात की जा रही है, तो इसका जो होगा वो होगा फुलिशनेस। मतलब फुलिशनेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूर्खता। नेक्स्ट है कि शैलोनेस, शैलोनेस मतलब अगंभीरता, मतलब कोई चीज को गंभीरता से ना लेना या उथलापन। शैलोनेस को हम लोग बोलेंगे अगंभीरता या उथलापन। अच्छा, नेक्स्ट है लेथेजराई। लेथेजराई मतलब थकान, लेथेजराई मतलब थकान या सुस्ती या कमजोरी महसूस करना। ए ऑप्शन क्या देखा है कि सेवर, सेवर मतलब कि कठोर, सीरियस होना, बहुत ज्यादा कठोर होना,
तो सर्व का हो गया कठोर या बहुत ज़्यादा कठिन होना, ठीक है। तो दिस इज अ सिनोनिम्स ऑफ स्टूपर। स्टूपर का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फुलिशनेस, मूर्खता, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर पे। 12th नंबर क्या दे रखा है कि दिस इज एंटोनिम्स ऑफ स्पायरे, ठीक है। स्पायरे का एंटोनिम्स क्या होगा? स्पायरे मतलब एंटोनिम्स मतलब कि विलोम शब्द। स्पायरे का मतलब होता है फुर्तीला। तो फुर्तीला का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेट, मतलब कि शांत, बहुत शांत रहना। इसका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को बता दूं कि आपके एग्जाम के लिए इडियम फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग एरर जो होती है मिस्टेक, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, अच्छे से इस पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यही एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करवाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे मार्क्स को माइनस में ले जा सकता है। आप सबकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए इन सभी चीज़ों पे। फिर आ गया नी। नीन मतलब उत्सुक, इच्छुक, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में उत्सुक होना, इच्छुक होना। फिर है रियल, मतलब वास्तविक, वास्तविक होना। टर्टरिंग मतलब कि टर्टरिंग मतलब कि होता है लड़खड़ाना, डगमगाना, ठीक है। टर्टरिंग का मतलब हो गया लड़खड़ाना या डगमगाना। तो इसका हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, लड़खड़ाना या डगमगाना को स्टेबल कर सकते हैं। रील जो कि है असली, मतलब कोई चीज़ असली होती है उसको इन्वेंटेड या फैंटेसी ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एंटोनिम्स स्फेरी का होगा क्विट। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग का? शब वर्ड डज नॉट मीन, मतलब जो शब वर्ड दे रखा है उसका इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा वर्ड है जो इससे मैच नहीं करता है, ठीक है। शब वर्ड मतलब हो गया कि उलट पुलट कर देना, तहस नहस कर देना या नाश कर देना। तो ओवरथ्रो इसका भी मतलब वही होता है, अपसेट मतलब भी वही होता है, ओवरटर्न मतलब भी यही होता है। अच्छा, एवेंडन, एवेंडन मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एवेंडन दे रखा है ना, इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज़ को त्याग देना। तो शवर्ड डज नॉट मीन, इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, त्याग देना, ये उसकी मीनिंग नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14। इन वी हैव ईटन इनफ। इनफ इज मतलब इनफ क्या है? वी हैव ईटन इनफ, हम लोगों ने पर्याप्त खाना खा लिया है। इसमें पूछा गया है कि इनफ जो चीज़ है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो यहाँ पे नाउन और प्रीपोजिशन ये दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे इनफ की बात की गई है। इनफ या तो एडवर्ब हो सकता है या हो सकता है एडजेक्टिव, ठीक है। इनफ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक हो सकता है, और इनफ और एडजेक्टिव में इनफ अगर नाउन के पहले आता है, इनफ जो है अगर नाउन के पहले आता है तो हमारा होगा एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर वही हम इनफ की बात की जाए तो इनफ जो है वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के पहले आता है, तो यहाँ पे हमारा होगा एडवर्ब। तो यहाँ पे जो है इट एंड इनफ, इनफ जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आया है, सॉरी इनफ जो है वो वर्ब के बाद आया है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा एडवर्ब, ऑप्शन नंबर बी। इनफ वर्ब के बाद आया है इसलिए हमारा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, एडवर्ब। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन रेन कम्स फ्रॉम एवव। एवव मतलब इसमें पूछा गया है, चार ऑप्शन देखे कि एवव क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जो एवव है वो ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है। फर्स्ट तो हम लोग क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर दिए कि जो एवव है वो नाउन और प्रोनाउन नहीं है, या तो एडवर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो आप सब बताएंगे कि इसमें एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। तो अगर जो है एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, और हमारा यहाँ पे जो एवर्ब है वो वर्ब से पहले आया है। मतलब जो कम्स है वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये कम्स क्या है? ये हमारा वर्ब है, और एवर्ब जो है कम से पहले आया है। तो यहाँ पे हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी ये बी होगा। आशा करती हूँ आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, जहाँ